जो हमारा सेकंड लेसन है उसका 4th पार्ट करेंगे और इस 4th पार्ट के साथ ही हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल का पतन, जो मौर्य वंश है उसका पतन। तो जितने भी हमारे अलग अलग साम्राज्य हुए हैं, जितने भी वंश हुए हैं, उनका जैसे उदय हुआ तो पतन भी निश्चित है। हर चीज़ का जैसे उदय होता है तो एक दिन उसका पतन भी होता है। तो इसके कुछ पतन के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है तात्कालिक कारण। तो जो मौर्य वंश के बाद हमारा आता है पुष्यमित्र शुंग, जो शुंगवन है उसका शासन आता है। तो इस टाइम पे जो हमारा वृद्धदस जो इस टाइम का जो राजा था, जो हमारा मौर्य वंश का जो लास्ट राजा हुआ था, उसका जो सेनापति था उसने वह बहुत, जैसे इसका जो लास्ट राजा था वह बहुत ही कमज़ोर था, तो उसके सेनापति ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी मृत्यु कर दी, उसकी हत्या करके अपने एक शुंग वंश से अलग से एक शासन था, अलग से एक वंश की स्थापना की। और सेकंड हमारा पॉइंट है जो हमारे कर्मचारी थे उनका अत्याचार। जैसे मौर्य वंश था वह बहुत अशोक के टाइम पे लगभग पूरे भारत को ही, भारत और पाकिस्तान लगभग पूरा आ गया था, अशोक ने अपने अंडर में कर लिया था। तो हमारा जो मौर्य वंश था वह बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो गया था। तो राजा हर जगह पे राज्य नहीं कर सकता, वह एक उसने अपने जो पार्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे। जो भी कर्मचारी थे वह उस स्टेट को देखते थे, लेकिन जो कर्मचारी थे उनके अत्याचार काफ़ी बढ़ने लगे थे। बिंदुसार के टाइम पे भी तक्षशिला में कर्मचारियों के खिलाफ अत्याचार, जो कर्मचारी थे उनके अत्याचारों के खिलाफ वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया था। लेकिन और अशोक ने उन अत्याचारों पर जो भी विद्रोह हुआ था उनको दबा दिया था। लेकिन अशोक के बाद जितने भी राजा हुए थे वो इन अत्याचारों को दबाने में असफल रहे थे, जो भी उनको विद्रोह हुआ था उनको दबाने में असफल रहे थे। तो एक पॉइंट हमारा पतन का ये भी बनता है कि जो कर्मचारी थे उनके अत्याचार दिन प्रतिदिन जनता पर बढ़ते जा रहे थे और वहाँ की जो जनता थी वो कर्मचारियों के विरुद्ध हो गई थी। अगला पॉइंट है अशोक का व्यवहार। हमने आपको बताया था कि अशोक ने कलिंग का जो युद्ध था उसके बाद युद्ध न करने की नीति को अपनाया था। तो जो अशोक उन्होंने कलिंग के बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया था। उसने अपने शासनकाल में सिर्फ एक ही युद्ध किया था, वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग के बाद उसने विद्रोह नहीं किया। तो जो उसकी सेना थी वह कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि अशोक ने सेना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। वह जो उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही अपना सारा ध्यान लगा दिया था। तो जो अशोक का जो व्यवहार था, जो अशोक का हम बोलेंगे जो अहिंसा का रास्ता अपना लिया था, तो ये भी उसके पतन का एक कारण बना। क्योंकि जो आसपास के जो और राजा थे उन्होंने, अशोक तो शक्तिशाली था लेकिन जो अशोक के उत्तराधिकारी आए उनके ऊपर आक्रमण करके आक्रमण किया, जो कि इसका पतन का कारण बना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दुर्लभ उत्तराधिकारी। जो भी अशोक के बाद जो मौर्य वंश के जो शासक हुए वह बहुत ही दुर्लभ थे। वह अच्छे प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाए, वो विलसता में डूबे रहे थे और शासन को अच्छे से नहीं संभाल पाए, इसलिए इसका पतन हो गया था। हमारा अगला पॉइंट है तानाशाही शासन। तानाशाही शासन का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे कि तानाशाह का मतलब होता है कि सारी शक्तियाँ एक के हाथों में। तो हमारा मौर्य काल था तो उस टाइम के जो राजा थे राजा के हाथों में सारी शक्तियाँ होती थी। राजा के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द ही जो था वो कानून होता था। राजा ने जो कुछ भी कह दिया वो कानून हुआ करता था। तो ये जो तानाशाही शासन था वह भी इसके पतन का एक कारण बना। हमारा अगला क्वेश्चन है जो फायान था वो कौन था और भारत के विषय में उसने क्या कुछ अपनी पुस्तक में क्या कुछ लिखा है। तो यह एक चीनी यात्री था जो 405 ईस्वी में भारत आया और 405 में भारत आया और 411 तक भारत में ही रहा। इसने भारत को इस बीच कई वर्षों तक वह भारत में रहा। इस बीच भारत को देखा, भारत में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनको देखा और अपनी पुस्तक में लिखा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका पाटलिपुत्र का वर्णन। उसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र जो उस टाइम की राजधानी थी, यह चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त के टाइम में इंडिया में आया था।
और उस टाइम में चंद्रगुप्त की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र में उसने जो कुछ भी देखा, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र में हर वर्ष बौद्ध धर्म की जो एक जुलूस निकाला जाता था, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोग भाग लेते थे। और पाटलिपुत्र में जो अशोक का महल बताया है वह बहुत ही भव्य था। उसकी वो फायर ने कहा है कि जो पाटलिपुत्र में अशोक का जो महल था वह इतना सुंदर था कि जैसे वह इंसानों का न होकर देवताओं का हो। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक वर्णन। उसने अपनी पुस्तक में भारत में जो सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति थी उस टाइम की, उसका वर्णन किया है। प्रशासन के विषय में, अब जो फायन था उन्होंने उस टाइम पे जो भी प्रशासन व्यवस्था थी, प्रशासन को किस ढंग से लागू किया जाता था उसके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा, और जिसके बारे में हमें उस टाइम की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में पता चलता है। धर्म के विषय में जो फायन था उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम में जो भी धर्म के विषय में जो सारी भी बातें देखी, जो सुनी, वो सारे धर्म के विषय में लिखी कि उस टाइम पे जो हमारा बौद्ध धर्म था वह उसकी दो शाखाओं में विभाजित था, हीनयान और महायान। और पाटलिपुत्र में भी हीनयान और महायान अलग अलग, मतलब दो जो बौद्ध धर्म था दो पार्टों में डिवाइड हो गया था। तो इसलिए इस धर्म के बारे में लिखा कि भारत के लोग थे वो बौद्ध धर्म के बहुत अधिक संख्या में भारत के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे।